हिंदी फिल्म का गाना था, बच्चों इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। बच्चों की शुरुआत शिक्षा से होती है। शिक्षा में ही वह ताकत है कि वो उनको दिशा दिखा सकती है। शिक्षा ही बच्चों में विचारों के जन्म देती है और वो विचार कैसे होंगे, देश का भविष्य कैसा होगा, वो उन पर निर्भर है कि वो शिक्षा में पढ़ाई के दौरान अपनी कल्पना क्षमता को कैसे बनाकर रख सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं शिक्षा को लेकर। शिक्षा के बारे में बात करनी है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करनी है। एजुकेशन क्या बच्चों को वो दे रहा है जो जिसकी हमें उम्मीद है उनके पास। इन सारे मसलों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर के साहू है। कांकरिया ज़ू मुझे लगता है शायद ही किसी ने नहीं देखा होगा। जो अगर अहमदाबाद में आप आए हो तो आपने वो देखा ही होगा। उसके डायरेक्टर रहे हैं लंबे वक्त तक और अभी एडवाइज़र है ज़ू के। आपका बहुत स्वागत है सर। और आप उनके साथ देख रहे हैं जवाहरलाल प्रसाद को, जो हमारे साथ एजुटेक एरा से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर है। और उनसे भी संवाद में ये जानना है कि एजुटेक एरा कैसे बदल सकता है एजुकेशन की दुनिया को, कैसे बदल सकता है बच्चों के भविष्य को और कैसे दिशा दे सकता है देश के भविष्य को। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले डॉक्टर साहू, मुझे आपसे ये जानना है कि आप इतने सारे बच्चों से मिले हैं, 30-35 साल का एक्सपीरियंस शायद दुनिया में किसी के पास होगा। जब आप इतने सारे बच्चों से मिलते हैं, बच्चों की आंखों में सपने देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी देखते हैं, वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 10th या 11th 12th या सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। एजुकेशन ऐसा क्या करता है उनके साथ कि उनके सपने खत्म हो जाते हैं, उनकी कल्पना क्षमता खत्म हो जाती है और फिर वो रोबोट की तरह सिस्टम से बाहर निकल कर आते हैं। उनके पास खुद के सपने, खुद के विचार, जो पढ़ रहे हैं उसकी समझ, बहुत कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, आपने क्या समझा इतने सालों में? मेरे पास करीब जू में, अहमदाबाद जू में 33 लाख विजिटर्स हैं और उसमें से 1/4 अगर आप देखेंगे तो बच्चे हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है जू विज़िट करते हैं। हम लोग उसको जो है गुरुवार के दिन फ्री एंट्री भी देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन, ये सब। उसमें जो बच्चे आते हैं, आपकी एकदम सही बात है कि उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या जानूं और क्या क्या इस दुनिया में नया कर दूं। तो वो हर समय वो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते। तो उस समय जो है उनके अंदर जो एनर्जी होती है एक अलग होती है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जो बिल्डर हैं और उनका बहुत छोटा सा बच्चा जो है जब मेरे पास आया और उसने पूरा जू देखा, उसके बाद जब वो मेरे से मिला तो एकदम उसके अंदर एक नई जो है एक वो था आइडिया कि अंकल, ये जू में क्या आपने झाड़ पेड़ लगा रखे हैं और जानवर को अंदर रखा है, इससे अच्छा एक काम करो, पूरा एक स्टेडियम जैसा बनाओ और जानवर को छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छी तरह देख पाएंगे और वो एक्टिविटी भी दिखेगी, शो दिखेंगे। सो उसके पापा ने उसको एकदम फायर किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो ये दिस इज़ नॉट द वे। हमने फिर उन्हें समझाया कि एक्चुअली ये आपके बच्चे की गलती नहीं है। आपके बच्चे ने जो एनवायरनमेंट देखा है, आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसे ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। उसे नहीं पता कि पर्यावरण क्या होता है और एनिमल्स को क्या अच्छा लगता है। फिर हमने उसे धीरे धीरे पूछा कि आप बताइए कि पेड़ क्या करता है। पेड़ का पत्ता गिर रहा है, आपको दिख रहा है, पर पेड़ अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो आपको कहाँ से श्वास मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। वो जब बच्चा बड़ा हुआ, अभी वो पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम कर रहा है और उसको पता लगा। अगर हम उसे बचपन में कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, अगर जैसे उसको डांट के चुप कर देते कि नहीं नहीं ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर वो उसको जो एनवायरनमेंट मिला कंस्ट्रक्शन का, तो वो ये सोचेगा शायद कंस्ट्रक्शन ही सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया की। इसे हम ज़रूरी है कि हम बच्चों को हर चीज़ से जोड़ें। जैसे कि हम लोगों का काम है, हम उसे पर्यावरण से जोड़ें, पर्यावरण का कंसेप्ट दें। और वो जो अभी एजुटेक राजू कर रहा है, मैंने इन लोगों का पूरा सॉफ्टवेयर देखा। कल काफ़ी जवाहर भाई से मेरा करीब 3 घंटे हमने डिस्कस किया। सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एक विशेषता होती है कि वो लोग किसी चीज़ को बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। कोई भी उनसे आर्गूमेंट करता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ऐसा है, वैसा है, हम ये कर रहे हैं। तो मैंने इनसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपका अगर इतना बढ़िया प्रोग्राम है, आप बोल रहे हैं कि वो 3D दिखा रहा है, हर चीज़ का जवाब दे रहा है, इनका गुरुजी है उसमें एक सिस्टम जिससे आप पूछिए वो जवाब देता है। तो मैंने उससे एक चीज़ पूछा, आप बताइए कि जैसे हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू ब्लड भेज रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फिर वो वापस वेंस के थ्रू हार्ट में दोबारा आ रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, लंग्स में जाएगा। तो जब वो आ रहा है वेंस के थ्रू, तो जब आप खड़े हुए हैं तो आर्टरीज से ब्लड नीचे पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्ट से नीचे का पोर्शन ज़्यादा है, ऊपर का कम है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे जाएगा, पर जब वो नीचे से ऊपर आएगा तो वो कैसे आ रहा है। और जो कि आर्टरीज वेंस जो लगी हुई हैं, तो जैसे अगर वो पंप करके फेंक भी रहा है प्रेशर से, तो जैसे अगर वो सपोज 10 इंच गया और फिर प्रेशर से ग्रेविटेशनल फोर्स से फिर वापस क्यों नहीं जा रहा है। हाँ, ट्रू। तो जब हमने इन्हें ये बताया है कि आप बच्चा कोई आपसे पूछ लेगा कि ब्लड जा तो रहा है पर वो नीचे से ऊपर कैसे आ रहा है, नीचे तो कोई पंप नहीं लगा है या हार्ट में कोई सक्शन पंप भी नहीं लगा है, तो आपका इसमें देख के बताइए। तो उनने इमीडिएट गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने फटाक से जवाब दे दिया कि इसके अंदर वाल्व लगे हुए हैं जो वन साइडेड होते हैं, जिसे बटरफ्लाई वाल्व बोलते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, कि ऊपर तरफ जा सकता है, नीचे उतर के नहीं आ सकता। तो कल इनके गुरुजी जो है उसमें पास हो गए, गुरुजी ने गुरुजी की परीक्षा ले ली। तो ये मतलब ये चीज़ ये बताती है कि कितना जो है माइन्यूटली ये एजुटेक एरा उसमें काम कर रहा है, देख रहा है कि एक एक चीज़, बहुत ही साइंटिफिक चीज़ मैंने पूछी थी जिसका मिलना, हाँ, क्योंकि अगर इनने कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसमें अगर डीप में नहीं बनाए हैं तो वो रिप्लाई नहीं कर सकता, पाएंगे, पर उसने कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा सिस्टम जब एजुटेक एरा बना रहा है, बच्चे का कंसेप्ट किसी भी लेवल पे, अगर कोई भी बच्चे का, सबके आईक्यू लेवल अलग अलग है, वो कहाँ कौन सा प्रश्न पूछेगा नहीं पता है, पर जो मैंने पूछा था वो बहुत स्पेशल क्वेश्चन था और उसका रिप्लाई जब उसने दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने जवाहर भाई से बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, विजय भाई शाह जो उसके मालिक हैं उनसे भी बोला भाई आपका सिस्टम पास हो गया। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, पर ये जो है बड़ा टफ क्वेश्चन था जिसका रिप्लाई उनने सेकंड में दे दिया। हाँ, वेरी ट्रू। और दूसरा कि हम अब बच्चों को एआई से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि अब जब पूरी दुनिया इतनी ग्लोबल हो रही है तो हम बच्चों को सीमित करके नहीं रख सकते। समस्या क्या आ रही है, और जवाहरलाल जी मुझे ये भी समझना है कि जैसे जो भी हमारे पास दुनिया में जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। अब मैं मेरी बॉडी को ही नहीं समझूंगी, मैं रट्टा मार के पढ़ लूंगी कि हार्ट यहाँ पर है, ऐसे ऐसे काम करता है, ब्रेन ये काम करता है, पर अगर मैं उसको समझूंगी नहीं तो मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। तो आप अगर मैं डिसीज से भी कनेक्ट करूँ तो लोग इतने ज़्यादा बीमार इसलिए है क्योंकि वो अपने ऑर्गन को ही नहीं समझते। उनको नहीं पता कि उनकी ऑर्गन की ज़रूरत है क्या है, उनको नहीं पता ब्रेन की ज़रूरत क्या है, और वो ज़रूरत इसलिए नहीं समझे हम सब क्योंकि हमने रट्टा मार लिया था। अब रट्टा मार पढ़ाई का कंसेप्ट चला गया। अब कोई क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई नहीं करता, अब पढ़ाई करते हैं लोग कुछ समझने के लिए, और वो समझते समझते जब उनके दिमाग में सवाल आते हैं तो वो सवालों के जवाब के रूप में कुछ है जो हमारे पास बहुत अच्छा सा अद्भुत निखर कर सामने आता है। जैसे एजुटेक एरा भी शायद वो सवालों से ही पैदा हुआ होगा कि क्यों है इतनी सारी समस्याएं, हमें सॉल्व करना है। आपने जब ये बनाया तो उसका कंटेंट प्रिपरेशन में तो बहुत समय लगा होगा, कैसे किया ये? एडुटेक एरा जो कंटेंट डेवलप कर रहा है वो करीब 8 ईयर पहले से कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे आपने बोला कि बच्चे कंसेप्ट वाइज किस तरह से क्लियर होते हैं। मान लीजिए कि मैंने बच्चे से किसी बच्चे से पूछा कि हार्ट, ठीक है ना, तो बच्चा हार्ट इमेजिन करता है और उसके दिमाग में फिगर चलने लगता है कि हार्ट एक्चुअली होता कैसे है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो पंप कैसे करता है, उसका ब्लड फ्लो कैसा होता है। अब बच्चों को इसमें ऐसा है कि अगर आपने हार्ट बोला तो डेफिनेटली उसका 3D मॉडल्स, उसके इंटरनल फीचर्स, ब्लड पंप कैसे करता है, सारी की सारी चीज़ें मतलब आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, आप उसके साथ फील कर सकते हैं, मतलब मैं टच कर सकती हूँ, हाँ, स्क्रीन टच पर, और आप फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि इसके इंटरनल पार्ट कैसे हैं, ये पंप कैसे करता है, इसके वॉल्व कितने हैं। अच्छा, जो आपका इमेजिनेशन है वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि इमेजिनेशन तो क्या आता है, वो बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हार्ट मतलब हार्ट वाला इमोजी, वो रेड कलर का वो सोच लेते हैं जिसमें यहाँ से एक तीर निकलता है पर हार्ट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। वो समझाने के लिए बहुत प्रोसेस लगती है। टीचर जब वो ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग आ जाता है, फिर भी हार्ट को उतने आसानी से समझ नहीं पाते। ड्राइंग में इंटरनल स्ट्रक्चर उनको नहीं दिखेगा, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स है वो उनके साथ नहीं आएगी। अब इसमें जब बच्चा 3D हार्ट देख रहा है तो एक्चुअल हार्ट की तरह उसको फील कर सकता है, उसको टच कर सकता है, उसके इंटरनल प्रोसेस को समझ सकता है। कल मैं जवाहर भाई से यही बात कर रहा था जो आपने बताया कि आज जो है जैसे हार्ट आता है तो अलग अलग एज के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से जो है अपना इमेजिन करते हैं। तो यंग जनरेशन जो है अगर वो जूलॉजी या बायोलॉजी वाली नहीं है तो हार्ट का तो वो तो हार्ट का मतलब वही ऐसे बना देता है हाथ से और एक तीर निकालेगा और एक तीर निकाल देगा।
तो मतलब वो होता क्या है कि जब किसी अगर उन लोगों को जिन लोगों ने ये सब बायोलॉजी या ये नहीं पढ़ा है तो उनका इमेजिनेशन हुआ कि हार्ट ऐसा ऐसा होता है, अगर उसको पीएम करके आप दिखा दें तो ऐसा वहाँ कहीं कुछ भी नहीं होता है, किसी भी एनिमल का हार्ट या ह्यूमन बीइंग का हार्ट ऐसा नहीं होता है। तो हमें वो कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि हार्ट ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं कि भाई हार्ट, तो वो हार्ट के बारे में मतलब वो सिर्फ फीलिंग से कनेक्टेड होता है कि भाई हार्ट है और वो ये कि वो ऐसा ऐसा सिग्नेचर है और उसके बाद में उससे जो है लव हो जाता है और ये हो जाता है। एक्चुअली वो है ही नहीं। पूरा Very का true. पूरा तो एजुकेशन जो है वो पूरा अलग है, पर एक बहुत बड़ा सेक्टर बच्चों का जिन लोगों ने बायोलॉजी नहीं ली है वो सब रॉन्ग इमेजिनेशन पे है। तो एग्जैक्टली और वो 1 से 10वीं के बीच में आ जाती हैं चीजें, हाँ, पर पढ़ाया नहीं जाता उस तरीके से, या फिर वो पता नहीं, पढ़ाई का कंसेप्ट अलग है। अब एक इसी चीज़ पे एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैं आपसे बताता हूँ। जैसे आप इमेजिन करें कि अगर किसी बच्चे को हम कोई एनिमल नहीं दिखाते और उसको आप जो है एक पेज पे आप प्रिंट कर दीजिए, एक जो है रैट या माइस का फ़ोटो लगा दीजिए, एक पिक्का लगा दीजिए ब्लैक कलर का, एक जो है बफेलो लगा दीजिए और एक एलिफेंट लगा दीजिए। 4 आप पिक्चर एक पेज पे प्रिंट करिए, तो क्या बच्चा इमेजिन कर पाएगा कि रैट की साइज़ क्या है या पिग की साइज़ या बफेलो साइज़ क्या है, एलिफेंट की साइज़ क्या है? सबकी फ़ोटो की साइज़ वही है, सिर्फ वो दिखेगा थोड़ा छोटा है और हाथी दिखेगा थोड़ा बड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स भी आते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि एलिफेंट के ऊपर आप बायोलॉजिकल बिहेवियर पे रिकॉर्डिंग करिए, और अगर हम उनसे बोलते हैं कि आप इमेजिन करिए कि इसका वेट क्या होगा, तो अगर उन्हें नहीं पढ़ा है तो मैक्सिमम बच्चे 600 से 800 किलो से ऊपर कभी नहीं जाते। और मतलब आपको पता ही है कि हाथी जो है फीमेल 4000 किलो, 3.5 से 4000 किलो की होती है, मेल 5000 किलो का होता है। तो जो इमेजिनेशन है वो सिर्फ आप जब तक 3D इमेज या तो रियल नहीं बताएंगे, जब वो हाथी आके देखेगा तब उसको पता लगेगा कि ये तो 200 किलो तो एक दिन में खाना खा रहा है, तो इतना सारा खाना खा रहा है तो इसका 4000 किलो वजन है। वो अगर आप फ़ोटो में प्रिंट लगा देंगे, जो आज तक सिस्टम में चला, एजुकेशन सिस्टम की एक अपनी लिमिटेशन थी, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे या आप बुक्स से पढ़ा रहे थे या ब्लैक एंड वाइट पढ़ा रहे थे, कलर्ड नहीं थे हमारे पास, या कलर्ड भी था तो 3D इफेक्टिव नहीं था। अब इनका जो पूरा का पूरा जो हमने सिस्टम देखा है एजुटेक एरा का, जैसे अगर हार्ट रखा या किडनी रखी या कोई भी ऑर्गन बॉडी का, लिवर है, तो वो उसको आप जो है पूरा रोटेट करिए, चारों तरफ देखिए कैसा है, आप उसके क्रॉस सेक्शन पे जाइए, आप उसका जो है हर चीज़ आप जो मतलब आप हो सकता है कि आप रियल में भी इतनी अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाएँ, पर इनके जो मॉडल्स हैं मैंने पूरे चेक किए, काफ़ी मैं डीप में गया, आप उसको एक एक चीज़ को देख सकते हैं। जैसे अगर ट्राई कस्पिड वाल्व है, वाई कस्पिड वाल्व्स हैं, वेंट्रिकल्स क्या हैं, ऑरिकल्स क्या है, हर चीज़ तो वो हम पार्टीशंस क्या हैं। आजकल एक बड़ा कॉमन है कि जो ह्यूमन बेबी होता है और फिर डॉक्टर्स बोल देते हैं इसके हार्ट में जो है एक होल है, तो दिस इज़ बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसा होगा, ब्लू बेबी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। एक्चुअली बच्चा जब होता है तो कई बार वो हार्ट के बीच का जो है वो वाल्व खुला रह जाता है, इसलिए ब्लड मिक्स हो जाता है, धीरे धीरे वो हील कर जाता है। तो वो सब चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत है, और हर बच्चे का कंसेप्ट एक बार क्लियर हो वो लाइफ लॉन्ग नहीं भूलता है। एग्जैक्टली। हम लोग यही कर रहे हैं एग्जैक्टली कि हमारे पास अगर कोई आता है तो हम उसे हाफ एन आवर बच्चों की एक क्लास लेते हैं, या फिर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देते हैं, और वो जो हम उसे समझाते हैं एकदम लाइटली और एकदम फुल कंसेप्ट क्लियर, काफ़ी डीप में जाते हैं। अगर 20 साल पहले मुझे कोई बच्चा मिला था और अगर वो अभी मिलेगा तो वो एग्जैक्टली इमीडिएट वो मुझे बाय नेम बुलाएगा, क्योंकि जो मैंने लेक्चर दिया था वो कभी नहीं भूलेगा। वेरी ट्रू। मैंने तो स्वामीनारायण संप्रदाय में जो है BAPS में मेरा लेक्चर रखा था, 300 साधु थे। साधु तो हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड हैं, पर वो अभी वर्ल्ड में कहीं भी मिलते हैं तो पहचानते हैं हम कि लोग तो आप भूल नहीं जाते से। हैं, हाँ। पर वो आवाज़ मारते हैं कि साहू साहब वो उस दिन आपने जो लेक्चर दिया आज भी हमें याद कौन है। से सब्जेक्ट पर देते थे आप लेक्चर? मेरे हर समय एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के होते हैं। ओके। जिस सब्जेक्ट को बहुत कम लोग टच करते हैं। हम सब लोग जो है हमारी ह्यूमन बीइंग की अपनी दुनिया है, हम लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत बिजी हैं और हम लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हम अपने लिए काफ़ी सारा जो पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं। और जो एनिमल्स हैं, जैसे अभी जवाहर भाई ने बोला कि कोई पूछता है कि चीता और लेपर्ड में क्या अंतर है, तो आपको आश्चर्य होगा अहमदाबाद जू में हाँ। मैं जब 1990 में आया था तो हमारा जू खुद ही लोगों को मिसगाइड कर रहा था। वहाँ पे जो है जो लेपर्ड इनक्लोजर्स थे
गुजराती में जैसे दीपड़ा बोलते हैं, दीपड़ो, हाँ। वहाँ लिखा हुआ था कि मणिनगर थी पकड़ाएलो चीतो। ओ, अब जब जो फाइनल अथॉरिटी है वो जू है, वही जो है बच्चों को टीचिंग कर रहा है कि ये चीता है। तो हमने बोर्ड निकलवाए, फिर बताया कि चीता और लेपर्ड में क्या। मेरे बड़े बड़े लेक्चर्स में बड़े बड़े जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपने चीता देखा, तो बोलते हैं हाँ, कहाँ देखा, आपके जू में, क्योंकि हमने ही बोर्ड पे लिखा था ना। तो हम लोग फिर उन्हें समझाते हैं कि देखिए चीता जो है लॉन्ग एंड थिन उसकी बॉडी होती है, लॉन्ग लेग्स होती है, एक टेयरिंग लाइन होती है, ट्रायंगुलर फेस है ना, और लेपर्ड का कॉम्पैक्ट बॉडी है, उसमें ये लाइन नहीं होती है। तो वो सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं पढ़ा रहा है? क्या सिर्फ हम लोगों को बच्चों को कोर्स करिकुलम तक ही रखना है सीमित? अगर उसे वर्ल्ड में फिट करना है तो हमें उसके हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टच करना पड़ेगा, जिससे बेसिक इंट्रोडक्टरी वो रहे। सपोज अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं, सपोज IAS बच्चा बन गया, अब वो एक सब्जेक्ट का है, उसने दूसरे 2 सब्जेक्ट को कभी टच नहीं किया, और जो 2 सब्जेक्ट को टच नहीं किया उसमें जब वो जाएगा तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी फेस किसी भी तरह से, या तो एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज करें, या फिर जो है हम ऐसी संस्थाओं का उपयोग करें जैसे कि एजुटेक एरा बना है। ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं 10-10 साल से, 8-8 साल से, इतना डीप में इनकी पूरी टीम जो है लगी हुई है, तो उसके थ्रू अगर मदर फादर, मेरे पास बहुत सारे मदर फादर्स के बहुत ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स के फ़ोन आते हैं, और वो बोलते हैं कि रात में सर वो बच्चे को बटरफ्लाई का जो है टॉपिक दे दिया, कल उसको जो है सबमिट करना है, आप लिखवा दो, मैं लिखता हूँ। तो आधा घंटे हमें लेक्चर देना है, किसी एनिमल के बिहेवियर पे लिखना है, या इसमें क्या अंतर है, कंपैरेटिव स्टडी। तो मैं नाइट में फिर आधा घंटे 1 घंटे बैठता हूँ, फिर लिखवाता हूँ। अच्छा। फिर वो मदर फादर लिखते हैं, बच्चे को दे देते हैं, देखिए कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई। Exactly. मदर फादर को नहीं पता था। मदर फादर ने एक्सपर्ट्स को फ़ोन किया, उनने मुझे इसलिए सुना क्योंकि उन्हें लिखना है। उनने भी हो सकता है ग्रास्प नहीं किया हो। हाँ हाँ, नहीं ही किया होगा, क्योंकि उनका फोकस है बच्चे को देना है बस, और बच्चे को दे दिया तो हाँ। मदर फादर ने हो सकता है 25% ग्रास्प किया हो, बच्चे ने हो सकता है 5% या 2% किया हो, और वो नेक्स्ट डे जाके अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देगा, अवार्ड मिल जाएगा, बच्चा उसका एक्सपर्ट हो गया, जबकि उसके बारे में उसे नहीं आता है। हम बच्चों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बटरफ्लाई एक दिन में इतना सारा उड़ती है, ठीक है, आपको जब कार चलानी है या आपको स्कूटर चलानी है या प्लेन चलाना है तो उसमें फ्यूल लगता है। तो आपने बटरफ्लाइज को कभी देखा है पेट्रोल पंप पे? वो 10 किलोमीटर उड़ेगी तो चलो पेट्रोल भरवा फिर लें। बोलवा के आ जाए। उसे कहाँ से मिल रहा है? हाँ, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसका जो है फ्यूल क्या है। तो वो पोलेंस और उसका जो है जूस और वो सब अपना बनाता है। तो वो सब चीज़ें जो है अगर बेसिक हम नहीं बताएंगे तो बच्चों को नहीं पता लगेगा। जैसे होता है बच्चों से पूछ ले दूध कहाँ से आता है, तो डेयरी से आता है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द काऊ और ये वो सब। हाँ, उनके लिए तो काऊ अमूल है। हाँ, अमूल ही है उनके लिए, अब उनको और उसको कुछ नहीं काऊ, देखा। हाँ, भविष्य में ऐसे ही होने वाला है कि सही उसको में। कहावत है हमारी, चने के झाड़ पे चढ़ाना। अब लोगों ने एक बना दिया, चाहे बच्चे ने सुन लिया तो चने का झाड़ होता है, और उसे पता ही नहीं है कि वो तो सीजनल प्लांट्स है, वो तो 3 महीने 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो बेसिक चीज़ें, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग, मेरे यहाँ ज़मीन भी है, फार्मर्स भी हैं, मेरे अपने बच्चे जो सब पढ़ रहे थे अच्छे अच्छे स्कूल में अहमदाबाद के, और वो पढ़ रहे थे कि रूट्स क्या होती है और ये क्या होता है और कौन सी सब्जी कहाँ लगती है, फ्रूट कहाँ लगता है। पढ़ लिया, परीक्षा दे दिया। अब मेरे भतीजे की एंगेजमेंट में मैं उन्हें लेके गया और फार्म हाउस में हम उन्हें ले गए अपने खुद के। जब हमने उन्हें वहाँ पे, उससे हमने बताया कि गाजर निकल रही थी, मुझे तो सब पता है, तो मैंने उससे बोला तुम एक लकड़ी लो और ये ज़मीन में जो पत्ता निकल रहा है इसके चारों तरफ खोदिए। तो जब उसमें से वो रेड कलर पिंक कलर का जब वो निकला गाजर का इतना एरिया, तो मेरे तीनों बच्चे एक साथ चिल्लाए कैरट, और फिर जो है उनने उसको निकाला। लाइक दे वर फीलिंग लाइक वेरी प्राउड के ऐसा होता है कैरट। पढ़ा तो था उनने, दे वर टॉपर, 90% रैंकिंग पे थे, पर वो पढ़ के छोड़ दिया, उन्हें पता जमीन में से कैरट ऐसे निकलती। जब हमने नहीं पता आलू, मतलब वो वेफर खा सकते, आलू कैसे पैदा होता है वो पता ही नहीं उनको। चने ढूंढने के लिए बोलेंगे तो पत्तों में ढूंढेंगे कि कहाँ मिल जाएंगे चने। फिर हमने उसको बताया कि देखो वो सामने एक बेल जैसी दिख रही है हरे रंग की, उसमें जाके देखो क्या लगा है, अरे ये तो मटर है। मतलब इतना खुश जो वहाँ जो हमने देखा। तब से मैंने फाइनल किया कि बच्चों की जब भी क्लास लेंगे तो हम हर समय एक इमेजिन करते हैं, मदर फादर भी इमेजिन करते हैं कि हमें आता है, बच्चों को भी आता होगा, जबकि बच्चों को नहीं आता है। तो हमें जो है कुछ ऐसी सिस्टम डेवलप करनी होगी जिसमें हमें बच्चों को ABCD से चालू करना होगा। मेरे जब लेक्चर्स होते हैं तो जब बच्चे बड़े हुए, मैं जब उन्हें लेके गया तो उन्होंने बताया
कि अरे आप इतने अच्छे लेक्चर देते हो, हमें तो पता ही नहीं था। एंड हम लोग ये सोच रहे थे कि मेरे उनको बच्चों तो को पता ही है। होगा। हाँ, true। तो हमें ले जाना पड़ेगा ऐसे सिस्टम पे, या ऐसे सिस्टम में हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना होगा जो बच्चों को सब बेसिक चीज़ें सिखा दे और लाइफ लॉन्ग उसे काम आए, जिसमें उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे जवाहरलाल जी सबसे अच्छा वो लगा कि इवैल्यूएशन निकलता है पूरे एजुटेक एरा में। देख रही थी कि माँ बाप को भी पता चलेगा कि बच्चा क्या देख रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि टैबलेट्स तो बहुत सारे हैं, मैं स्क्रीन पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देख सकती हूँ, हालांकि मुझे उसमें जवाब नहीं मिलते, इंटरेक्टिव मॉडल नहीं होते, पर फिर भी एक बेसिक आइडिया मुझे, मतलब मैं सर्च करके देख सकती हूँ कि कैरेट कैसे पैदा होते हैं। पर मुझे ये नहीं पता कि वो पैदा होने में वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। मुझे ये नहीं पता कि बॉडी है वो कैसे काम करेगी, मैं ऑक्सीजन कैसे लेती हूँ, वो कैसे जाता है, ऑक्सीजन कैसे मिलता है। ये सब जब मैं देखती हूँ तो मेरे अंदर सवाल पैदा होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी बच्चे सवाल नहीं करते। हमने धीरे धीरे उनकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया है। जैसे ही कुछ बोलते हैं हम बोलते चुप हो जा, पढ़ ले, यहाँ पे रट्टा लगा ले, रट्टा लगा के आप आईएएस भी बन जाएंगे। मैं नहीं बन पाएंगे अब तो वैसे रट्टा रट्टा लगा के, पर अगर बन भी गए तो भी आप सिस्टम को कुछ अच्छा नहीं दे पाएंगे। उस वक्त जब ये इवोल्यूशन रिपोर्ट जाती है पूरी कि बच्चे ने इतने घंटे साइंस देखा, इतने घंटे वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो मुझे लगता है शायद माँ बाप को भी आइडिया आता होगा कि उनके बच्चे को क्या ज़्यादा पसंद है। डेफिनेटली अभी देखिए गार्जियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, इसको प्रॉब्लम्स मत कहिए कि एक्चुअली उनको आइडिया नहीं लगता है कि मेरा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसको ट्यूशन देने की ज़रूरत है या थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है। अभी नॉर्मली आदमी सुबह से लेकर शाम तक जॉब करता है, ठीक है ना, शाम को आने के बाद हरा थाका आदमी रहता है, उनको आइडिया ही नहीं कि बच्चे के अंदर जो कमी है, जो वो पढ़ रहा है उसके अंदर किस सब्जेक्ट में वो वीक है। हमने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि अगर बच्चा कभी भी इसमें अगर पढ़ रहा है तो उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पेरेंट्स के मोबाइल पे ऑटोमेटिकली चल जाएगा। बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसने कौन से टॉपिक्स पे कितना पढ़ा है, उसकी स्कोरिंग क्या है, पूरी की पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को एज ए नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपने ऐप के अंदर वो देख सकता है। उससे ये हुआ कि गार्जियन भी अलर्ट रहेगा कि मेरा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है और ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जब टैबलेट में कौन कौन से कहाँ तक के सिलेबस है? जी, इसमें जो हमने सिलेबस तैयार किया हुआ प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 10 तक। अच्छा, नर्सरी से ग्रेड 10 यस, तक। स्टैंडर्ड अच्छा। 10 तक। और सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें? सारे सब्जेक्ट्स प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 5 तक इंग्लिश, सीबीएस, मैथमेटिक्स, और 6 से लेकर के 10 तक जो है साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स। डॉक्टर साहू, आपने तो 35 साल तक बच्चों को देखा है, मतलब अभी जो लोग आपने जिनको बच्चा देखा होगा वो अभी बहुत बड़े हो गए हैं। अभी फ़र्क क्या है कि आजकल की जनरेशन के लिए लोग बहुत अजम्पशन लगाते हैं, पर हकीकत ये है कि अगर कितने भी पढ़े लिखे बुजुर्ग क्यों नहीं है, उनको अगर आप मोबाइल देते हैं तो उनको बहुत लंबा समय लगता है। सब पढ़ पाते हैं वो, उनको सब समझ में आता है, फिर भी वो मोबाइल इजीली नहीं सीख पाते। पर एक बच्चा जो अभी चलना भी नहीं सीखा वो आराम से टैबलेट यूज़ करता है, उसको पता है उसको क्या करना है, मतलब कि वो बहुत पावरफुल दिमाग के साथ पैदा हुआ है, वो कमज़ोर नहीं है, उसको सब कुछ आता है। हम उसके लिए वो एनवायरनमेंट खड़ा नहीं कर पा रहे। पहले के बच्चे, आज के बच्चे, आपको क्या फ़र्क लगता है और आपको क्या लगता है कि उनकी क्या ज़रूरत है, उनको क्या सबसे ज़्यादा चाहिए? ये टॉपिक पे मैं अधिकतर बात करता हूँ। अगर जैसे हम लोग देखें, जब हम लोग जो है पैदा हुए, अभी जैसे मेरी एज 62 है, तो हम लोग बगैर पढ़े लिखे बच्चे पैदा हुए थे। ठीक है, उस समय हम लोगों को ज़्यादा कुछ आता नहीं था। आज के जो बच्चे होते हैं उन्हें सब आता है। तो उसके 2-4 एग्जाम्पल्स हैं बड़े समझने जैसे हैं कि जब पहले एक फ़ोन होता था लैंडलाइन, और अगर वो जब एसटीडी कॉल्स आते थे तो जैसे अगर मेरे घर पे फ़ोन है तो आजू बाजू के पड़ोसी का फ़ोन आएगा तो वो 2 घंटे बैठता था, फिर कॉल कनेक्ट होता था और उसे हम बोलते थे कि लो आपका फ़ोन आया। yes. तो जिस तरफ उसको ईयर में लगाना है, जहाँ बोलना है, माउथ पीस को यहाँ लगाता था, यहाँ से बोलता था हेलो हेलो। ठीक है, ये एक परिस्थिति थी, वो समय था। और आज का बच्चा है, आप उसे मोबाइल दे दीजिए, टैबलेट दे दीजिए, वो आपसे अच्छी ज़्यादा कर सकता है, अच्छी तरह चला सकता है। तो ये इरा में लास्ट 60 साल में कितना फेर हुआ और कैसे हुआ, तो एक्चुअली ये पूरा ह्यूमन साइंस समझने जैसा है। जो हमारा डीएनए है, एजुकेशन का डीएनए है, वो ऑटोमेटिकली पास ऑन होता है बच्चों में। तो उस समय का जो इरा था, हमारे जो मदर फादर थे वो
या जो उस समय के लोग थे उनका जो एजुकेशन था वो हम लोगों को ट्रांसफ़र हुआ, और हम लोगों ने जो पढ़ा तो वो हमारे बच्चों में आया, और जो बच्चों के बच्चे हैं वो उसमें जाएगा। तो डीएनए, इंटेलिजेंस डीएनए पास ऑन होता है, और वो जब होता है और फिर आप उसको, जैसे उस समय की बात करेंगे तो उसे नहीं पता लगेगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो में, जैसे आज का जो सिनेरियो ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे को टाइम कौन देगा? पहले ये हो रहा था कि भाई एक मदर जो है 100% अपने बच्चे को दे रही है और पढ़ी लिखी है तो एक बेनिफिट है। जैसे अब मेरी मिसेज ने MSc M.Ed किया है और उसने 3 बच्चे बड़े किए, तीनों इंजीनियर हैं, और वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसका कारण ये था कि क्योंकि उनकी एजुकेशन थी, तो एक तो डीएनए में पास हुआ और दूसरा अपने डेडिकेशन। पर आज जो लोग दोनों वर्किंग हैं और अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। हमें और भी एक कंसेप्ट बदलना पड़ेगा। जवाहर भाई ने बहुत अच्छा बोला कि बच्चे कौन से सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है या किस में वीक है। नहीं, वो एक नई चीज़ देता है, वो ये बताता है कि बच्चे को किस फील्ड में इंटरेस्ट है। बच्चे को बनना है सपोज CA, और हम बना रहे हैं उसको डॉक्टर, है ना, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इनके सिस्टम से एक चीज़ और नई पता लगती है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो ज़्यादा समय कहाँ दे रहा है। ब्रेन मैपिंग हो जाता है। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो कमाल का है, जो ब्रेन मैपिंग करेगा बच्चे का, और हम वो ये देखेंगे कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम क्यों नहीं उसी चीज़ में उसको आगे बढ़ाएं जिसमें वो मिराकल फ्यूचर में करके दिखाए, अपने जो है सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हमें उसी फील्ड में उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें ये देखना है कि अगर जैसे ऐसा ना हो कि वो एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा है, कम से कम वो 50% या 60% तक भी जाए और दूसरे सब्जेक्ट में वो 100% जा रहा है, तो हमें उस पर डाइवर्ट करना चाहिए और इस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके वो पास हो जाए, ऐसा हमें पूरी कोशिश करना चाहिए। तो मदर फादर, अच्छा ये बड़ा अच्छा टूल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लोग जब मदर फादर जब बच्चे के नाम से देंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा शायद हो सकता है 1 घंटे उसको चलाएगा, मदर फादर 2-3 घंटे चलाने वाले हैं, क्योंकि अनलिमिटेड नॉलेज है। अच्छा, और बहुत अच्छी बात ये है कि इनने जो है जो कंटेंट यूज़फुल है वो ही डाला है, कोई दूसरा जो है उसके किसी और कंटेंट को टच नहीं कर पाएगा। आजकल के उसमें जो चल रहा है कि आपने मोबाइल लिया अब जैसे ही बाहर के रील्स शुरू हो गई, रील्स चालू हो जाती है अपने आप, फालतू रील्स आ रही हैं। अब वो क्या आपको एंगेज कर लेती है, टाइम वेस्ट कर देती है। इसमें इनने ऑप्शन ही नहीं रखा है, बच्चा सिर्फ पढ़ेगा ही। नहीं, मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि क्या होता है कि कलर्स बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, छोटे बच्चों को। अब जब कलरफुल आता है ना, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई कार्टून देख रहे हैं या फिर पढ़ाई का कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ही क्लिक करके जाते हैं, उनको चेंज चाहिए। अब क्या है कि 3 सेकंड में लोग इंस्टा की रील स्क्रॉल कर लेते हैं, तो वो पढ़ाई के लिए ऐसे रखना उनके लिए दिक्कत होती है, छोटे बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल है मेरा जवाहरलाल जी आपसे कि आपने जब ये इंटरेक्टिव बनाया, आपने कुछ एक लोगों के साथ बात भी की होगी, बच्चों को भी देखा होगा वो टैबलेट कैसे यूज़ करते हैं। आपको क्या लगा इसकी वजह से क्या बदलाव आ सकता है अभी जो एक रूटीन सेट हो गया है एजुकेशन का उसमें? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर ये क्या कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर जनरली बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना कहीं वीडियो के फॉर्मेट में, इंटरेक्टिव के वीडियो के फॉर्मेट में, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि पर्टिकुलर एट ए टाइम किसी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन आया तो ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ट हो जाते हैं किसी अनदर चीज़ पे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। हमने क्या किया है इस टैबलेट के अंदर कि कोई सोशल मीडिया नहीं डाला है, अच्छा, कोई प्ले स्टोर नहीं है, कोई ब्राउज़र नहीं है। बच्चे का डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह से डाइवर्ट ना हो, उसके लिए पूरा हमें इसमें ध्यान रखना। आज की सबसे बड़ी, जनरली मैं बहुत सारे गार्जियन से फीडबैक लिया, तो सारे पॉइंट तो अलग हैं, ठीक है, जो यूनिक है, साथ साथ में ये जो यूनिक चीज़ है ना, वो गार्जियन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि अभी की प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में, अनदर चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं एजुकेशन के टाइम। तो ये जो अपना पॉइंट है वो एज ए गार्जियन बहुत वैलिड है, वेरी ट्रू। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन लोगों ने जो यूज़ किया है, उसमें मतलब जो है बच्चों को उस सेक्टर में भी ये लोग डाल रहे हैं कि जो बच्चों को इसको इंटरेस्टिंग बनाए, बच्चे इसको पूरा इमेजिनेशन कर सकें, बच्चे का एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, और अगर उसे कुछ लगता है
कि हमें कुछ पूछना है तो इनमें आस्क गुरुजी करके जो इनने डाला है मुझे उसमें वो अच्छा बच्चा लगा। फट से पूछ लेगा। तो जो होता क्या था कि पहले का एक एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बोरिंग था, कलरफुल नहीं था, हाँ। इंटरेस्टिंग नहीं था। ये था मजबूरी में एक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, मदर फादर को बुरा लगेगा, टीचर को ही डांट पड़ेगी। अब वो समय गया। इन लोगों का सिस्टम इतना सारा इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि मदर फादर को मना करना पड़ेगा कि भैया तुम दूसरे नेक्स्ट सेमेस्टर का अभी से मत पढ़ो। तो अच्छा है, इन लोगों ने रखा है कि 10th का बच्चा 10th ही पढ़ पाएगा और 11th का 11th ही पढ़ पाएगा या 9th का 9th। सो बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा, है। लॉक किया हुआ हाँ, है? लॉक किया हुआ है। ओह, ये बहुत जरूरी है। अब अगर क्योंकि पेरेंट्स पढ़ने लगेंगे बहुत पेरेंट्स ज्यादा। तो जैसे अगर वो 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो वो 2nd तक पढ़ेगा, 3rd का नहीं पढ़ेगा। जब उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, पर ये लोग फिर उसके बाद उसका लॉक खोलेंगे तो वो 3rd स्टैंडर्ड का पढ़ेगा। दूसरे जब बच्चे बुक्स भी नहीं ली होगी या उनका सिलेबस चालू नहीं हुआ होगा, तब इनकी टैबलेट वाला बच्चा जो है वो सब कुछ सीख चुका होगा, तो क्लास में जाके जो है परफॉर्मेंस उसका एकदम अलग होगा। और वो पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल में भी टाइम दे पाएगा, क्योंकि उसने अगर एडवांस में कुछ, तो उसका वो जो प्रेशर बर्डन जो होता है, छोटे बच्चों के पेरेंट्स इतना बर्डन लेते हैं, बहुत मेरे बच्चे को ग्राइम नहीं आई, अरे नहीं आई, इट्स ओके, टाइम दीजिए, वो नहीं दे पाते। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। और मैं कंक्लूड इस बात से करना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं जब आसपास के बच्चों को चिंता इसलिए होती है क्योंकि उनके डोपामाइन रिलीज के लिए उनको गेम्स खेलनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। हम ऐसा बताते हैं कि हम ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाए बच्चों को, और हमने बच्चों को दिया था यूट्यूब इसलिए क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स एजुकेशन के रिलेटेड सॉल्व कर पाए। हमने देखा कि वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उनको इस उम्र में नहीं देखना चाहिए था। जब सजेशन आता है वीडियो का, बड़े लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाते वो वीडियो क्लिक करने से, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो कुछ और नहीं देखेंगे। और इसीलिए ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ उनको पढ़ने में मज़ा आए, पढ़ाई बोझ न लगे। और जब ऐसा एनवायरनमेंट हम दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि एक बच्चे के निर्माण से ही हम देश का निर्माण कर सकते हैं, उसी दिशा में जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बदला हुआ समय है, बदलते हुए समय में एक कोशिश करके देखते हैं बच्चों को और बच्चों के लिए एजुकेशन का एनवायरनमेंट बदलने की। थैंक यू।